अगर आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लोगे या हाईलाइट कर लोगे तो आपको इजीली उससे कनेक्शंस, लॉजिकली कनेक्शंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन अनफेमिलियर वर्ड्स बाय रीडिंग द लाइन थॉरोली। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ, हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CS। और बच्चे, आज हम करने वाले हैं अपने डे 2 को, जिसमें हम कवर करेंगे अपने कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस साथ साथ समराइजेशन। यानी कि आज हम अपना पोर्शन कवर कर लेंगे ये वाला, और नेक्स्ट क्लास में हमारा हो जाएगा हमारा वोकैबुलरी, और उसके साथ साथ हम कर लेंगे सारी चीज़ों को एक बारी रिवाइज। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आना कंफर्म्ड है। जो भी हम टॉपिक को आज कवर करेंगे समझ के करना, जो भी टिप्स ट्रिक्स बताऊंगी उसको नोट डाउन कर लेना और अपने एग्जामिनेशन के लिए उसको इंप्लीमेंट कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कॉम्प्रीहेंशन पैसेज और साथ साथ समराइजेशन। ये मैं आप लोगों को आपका जो मॉड्यूल है उसी में से ही बता रही हूँ, जो मेन चीज़ें हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको क्या टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान रखना है जब आप पैसेज में से, यानी कि अनसीन पैसेज में से करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज। यानी कि पैसेज को आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट आंसर को उसमें लिखना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, भाई पेपर में लिखे कैसे। ये आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चंस, या फिर आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में भी। तो आप ये अपने आप को माइंड को प्रिपेयर करके जाएंगे कि भाई अगर ऑब्जेक्टिव आया तो मुझे कैसे अटेम्प्ट करना, और सब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। बट सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी पैसेज आएगा तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ, आपको उसको ध्यान में रखना है और फिर आप अपने पैसेज को रीड आउट करना। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का पूरे तरीके से आपको एग्जामिनेशन के दौरान ध्यान रखना है। अब आपका ज़रा ध्यान से देखेंगे, आपका जैसे कि पेपर है, आपके पास पैसेज आया, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट की पैराग्राफ की जो लाइंस होंगी एक बार पढ़ के आप एक आइडिया ले लो कि आपके अनसीन जो पैसेज है, यानी कि जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, उसका मेन आइडिया क्या है, और दूसरा ऑथर क्या कहना चाहते हैं, ऑथर यानी कि राइटर क्या कहना चाहते हैं। आपने आंसर में कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखना। अपनी तरफ से मतलब ये नहीं कि आप एज इट इज लाइंस को कॉपी कर देंगे। अपनी तरफ से मतलब होता है कि आउट ऑफ योर पैसेज, बाहर से आपको कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वही फॉलो करना है जो भी पैसेज में गिवन होगा, उसके बेसिस पर ही आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। तो एक बार जरा हम अपने मॉड्यूल को भी देखकर, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझकर, फिर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जो भी हमारे मॉड्यूल में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही क्या होता है बेटा, आपको पेपर में ये भी क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लो। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लिसन और व्हाट यू रीड, और रीडिंग और लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग। यानी कि कॉम्प्रीहेंशन का मेन मकसद क्या है कि भाई आप कुछ भी अच्छे से, जो भी आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये होता है मेन पर्पस। तो देखो, ये एक ऐसा एक्सरसाइज है विच एम्स एट इम्प्रूविंग और टेस्टिंग वंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज। लैंग्वेज को समझने की, एबिलिटी को एनहेंस करने की जो एक ड्रिल होती है, एक एक्सरसाइज होती है, वो होती है हमारी कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा सिंस योर चाइल्डहुड आपको अनसीन पैसेजेस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस कब से आ रहे हैं। तो ये इसीलिए है ताकि आपके अंदर एबिलिटी डेवलप हो। किस चीज़ की एबिलिटी? दैट इज आप कॉम्प्रीहेंशन को, किसी भी पैसेज को, लैंग्वेज को अच्छे से समझ सके। इन अ कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट यू आर गिवन एन अनसीन पैसेज। आपको पेपर में एक अनसीन पैसेज गिवन होगा, या फिर पैराग्राफ्स होंगे दो या उससे ज़्यादा। ये जो पैराग्राफ्स होंगे या आइडिया बता रहे होंगे, मूड बता रहे होंगे, कंसर्निंग इश्यूज बता रहे होंगे, साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी बता रहे होंगे जो कि ऑथर प्रोवाइड कर रहा है। अब ये वर्ड आ गया आपका ऑथर, ये वर्ड आ गया आपका राइटर, यानी कि जो पर्सन ने वो आर्टिकल लिखा है, वो पैसेज लिखा है, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं,
उनका क्या मेन मैसेज क्या है, यानी कि वो किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो आपको समझना होगा। तो आप जब भी पैसेज करेंगे, एक तो आपको टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है और दूसरा आपको समझना है मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव समझना है। किसका मेन ऑब्जेक्टिव? जो राइटर है उनका मेन ऑब्जेक्टिव, कि वो ये जो अनसीन पैसेज है हमारे सामने, ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है हमारे सामने, वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो देखें, रीड द पैसेज एज फास्ट एज पॉसिबल, गेट थ्रू इन्वॉल्व विद द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड, थॉरोली इन्वॉल्व, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लाइन्स और पार्ट्स ऑफ द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चंस। बट ये डिपेंड करता है क्या आपको पेपर में, क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल मार्क करने की राइट्स है, बट यूजुअली वो नहीं होते। हमें अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं लिखना होता अदर देन आर रोल नंबर, वो भी इंस्ट्रक्शंस में जो मेंशन्ड होता है उस वो ही करना होता है। इट विल ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और द टोन। ट्राई टू ट्रांसलेट अ कॉम्प्लेक्स लाइन इन वन ईजी इन योर ओन वर्ड्स। चाहे कोशिश करनी है ट्रांसलेट करने की, इनको वन लाइनर्स को, मतलब अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ताकि आपको और अच्छे से वो जो पैसेज है वो समझ आ सके। इसके अलावा अंडरलाइन और मार्क कीवर्ड, जो भी कीवर्ड्स होंगे आप अंडरलाइन करके चलेंगे। हाँ, आपके पेपर में अगर हो सकता है लास्ट में हमें रफ वर्क के लिए वो होता है स्पेस, या आप अपनी आंसर शीट में भी लिख सकते हैं, तो उस टाइम आप अपने इन कीवर्ड्स को लिख सकते हो। दिस विल हेल्प यू टू डिस्कवर, जब लॉजिक कनेक्शंस, जैसे ही आप ऐसे, मतलब उससे होगा क्या, अगर आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लोगे या हाईलाइट कर लोगे, तो आपको जब आपको इजीली उससे कनेक्शंस, लॉजिकली कनेक्शंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन अनफेमिलियर वर्ड्स बाय रीडिंग द लाइन थॉरोली। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा, यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट वर्ड, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको, उस लाइन को 2 से 3 बारी कोशिश करो, पढ़ो, कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली जो आपको मेन ऑब्जेक्टिव है, वो जो भी कॉम्प्रिहेंशन है उसको बहुत इन डेप्थ, बहुत डीपली और बहुत अच्छे से आपको समझना है। उसके बाद है बच्चे लोग, डिटरमाइन द मेन आइडिया। जो मेन आइडिया उसको देखो, टोन को देखो, मूड को देखो और इन्फेरेंशियल रीजनिंग देखिए। साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, साथ साथ आपको ध्यान रखना है एंड अदर डिटेल्स फ्रॉम दी पैराग्राफ। जो भी मेन चीज़ें हैं आप उसको ध्यान में रखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए चलेंगे। और कोई भी चीज़ आपको एज्यूम नहीं करनी। एज्यूम यानी कि अपना सोच लेना या कुछ नहीं। आपको जो करना है, जो भी गिवन है, जो भी कहा जा रहा है, उस पैसेज की जो लैंग्वेज है आपको एज इट इज उसको वैसे ही समझना होगा। ठीक है। नाउ यहां पर आपको जो चीजें ध्यान रखनी होगी पैसेजेस को अटेम्प्ट करते टाइम, वो क्या ध्यान रखना होगा, आपको सेंट्रल आइडिया देखना होगा पैसेज का, जो मैंने आपको बताया है, मेन थीम क्या है, लॉजिकल स्ट्रक्चर देखना होगा और पैसेज की टोन क्या है, क्या ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है, क्या ये कोई मैसेज दे रही है, क्या ये प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही है, क्या ये कॉजेस बता रही है, क्या ये फायदे बता रही है, क्या ये नुकसान बता रही है। दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ फाइंड द सेंट्रल आइडिया, जिस्ट, क्रक्स इन द पैसेज, ये आपको बता दिया है। डिटेल्स पर फोकस करना है, डिटेल्स में अपने ध्यान रखना है। अगर आपके पैसेज में आपको दिख गया हाउएवर, तो हाउएवर का मतलब उससे पहले जो भी बताया गया होगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, अब उसके अपोजिशन में बताया जाएगा, तो हाउएवर होगा। ठीक है। मोर ओवर होगा, मोर ओवर मतलब होगा एडिशन, इन एडिशन, यानी कि जो चीजें बताई गई है उसमें और ऐड होके आएगा मोर ओवर। Sometimes questions in reading comprehension might be related to extremely specific details in the passage. In such a situation, questions are often direct and can be easily attempted. However, अब however यानी कि यहाँ पर जो भी बताया गया है उसके ऑपोजिशन में यहाँ पर अब आगे कंटिन्यूएशन में होगा। To this one must able to understand such details of the passage without wasting too much time. आपको क्या करना होगा, आपको पैसेज को पहले अच्छे से समझना होगा, अदरवाइज आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। उसके बाद है बच्चे लोग आप लोगों का लॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि पैसेज में बहुत चीज़ें बताई गई है, एक सीक्वेंशियल होती है, लॉजिक्स के बेसिस पर होते हैं, तो वो आप लोगों को ध्यान से करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड बी द मोस्ट एप्ट टाइटल फॉर द पैसेज। अब यहाँ पर आपका लॉजिक देखा जाएगा, आपको कितने अच्छे से वो पैसेज समझ आया है उसके बेसिस पर आपको करना है। ये आपको पैसेज के अंदर नहीं मिलेगा, बट ये आपको पैसेज को समझकर आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है। और पैसेज की टोन देखनी है, दैट इज
जो कि भाई क्या है, किस तरीके का है, क्या ये डिस्क्रिप्टिव है, क्या ये किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, ये वो आपका इसमें आ जाएगा। नाउ यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, जब भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व किया जाता है तो कौन कौन सी रिक्विजिट स्किल्स चाहिए होती है। पहली बात, लॉजिकल एबिलिटी चाहिए होती है, फ्लुएंसी चाहिए होती है, इन्फेरेंस पावर चाहिए होती है, यानी कि हमारे पास जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, जो भी हमारी सेंटेंस कह रहा है, हम उसको समझ रहे हैं। एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए होती है, रीजनिंग एबिलिटी चाहिए होती है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और कोहेंशन चाहिए होता है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी पावर अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग मेमोरी एंड अटेंशन ये आपकी ज़रूरी होती है। इसके बाद है बच्चे लोग आप लोगों का, ये आपका इसमें चार्ट फॉर्म में है। अब हम आते हैं अपने पैसेज पे। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, आपको इस तरीके का जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को ढंग से पढ़िए, केयरफुली पढ़िए, एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो, और आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो भी उस पैसेज में कहा गया है। अब एक काम करते हैं, जैसे आपको एक ट्रिक सिखाई है, पहले उसी ट्रिक्स को अडॉप्ट करते हैं। स्टार्टिंग की 2 लाइन्स और लास्ट की 2 लाइन्स लेके थोड़ा सा आइडिया लेते हैं भाई टॉपिक क्या है। तो 2 चीज़ें, जैसे ही पेपर में हम कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, हमने 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली चीज़ क्या होगी भाई, टॉपिक, और दूसरी बात क्या होगी, वो क्या होगी आप लोगों की, दैट इज सेंट्रल थीम। ठीक है, तो देखो, इट इज एन ओल्ड सेइंग दैट नॉलेज इज पावर, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमें लग रहा है एजुकेशन से रिलेटेड है हमारा पैसेज। तो आगे भी लास्ट की लाइंस भी देख लेते हैं। The philosophy which was evoked during the period was laissez-faire, restricting the function of the state to mere keeping of laws and order, while the other hand, in practice the law of jungle prevailed in the form of free competition and survival of the fittest। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बात बता रही है, शायद रिलेटेड टू किसी पर्टिकुलर जगह की अगर नॉलेज हो या एडुकेशन हो तो क्या पावर हो सकती है, उन सब से रिलेटेड हमारा है। तो यहाँ पर अब ज़रा आते हैं अपने पैसेज की रीडिंग पर और इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये एक बहुत पुरानी सेइंग है। मैं कुछ कुछ आपको ग्रामर के पोर्शन भी इसमें जो आते रहेंगे बताती रहूंगी। आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, इट इज़ एन ओल्ड सेइंग, ये ओ का साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपका एन लग गया। एन क्या होता है हमारा, एन होता है हमारा आर्टिकल, जो कि कौन सा होता है, जो कि हमारा होता है, 2 आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है हमारा डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट यानी कि जो प्रॉपर के साथ लगता है दैट इज द, और इनडेफिनेट जो लगता है अ और एन। अ लगता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, वही एन लगता है हमारा वॉल साउंड के साथ। ये तो आप सबको पता है, तो वॉल साउंड आ रहा है इसलिए एन लगा। ये एक ओल्ड सेइंग है, ये एक पुरानी कहावत है दैट नॉलेज इज पावर। अब आप बोलेंगे नॉलेज वॉस भी तो आ सकता था, नॉलेज वर भी तो आ सकता था, बट बच्चे हम एक चीज़ जानते हैं, हमने ग्रामर में सीखा था, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, जो कि किस में होता है, प्रेजेंट में। तो यहाँ पर इसीलिए आया नॉलेज इज पावर। एडुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट, अगेन ई साउंड आ रहा है तो एन आ गया। और जो एडुकेशन है, ये जो एडुकेशन है वो क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच जो हो रहा है ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको जस्टिफाई कर रहा है। विच इम्पार्ट्स, जो एडुकेशन है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इम्पार्ट करता है नॉलेज, एंड नॉलेज इम्पार्ट करता है, नॉलेज को देता है, डिलीवर करता है। देयरफॉर एंड देयरफॉर यानी कि इसका रिजल्ट, कंक्लूजन क्या होता है, इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। जिसके पास नॉलेज है सब उसके पीछे भागते हैं, और जब जो लोग उसके पीछे भागते हैं वो पावर में आता ही आता है। नाउ देयरफॉर, एवर सिंस द डॉन ऑफ आवर सिविलाइजेशन, persons in power have already tried to supervise or control। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि भाई शुरू से ही वो लोग जो पावर में होते हैं वो ही कंट्रोल करते हैं, उन्हीं को ही नॉलेजेबल माना जाता है और उन्हीं की बात मानी जाती है। Now, it has been handmaid of the ruling class during the Christian era
दी एक्सेलेशंस कंट्रोल द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब क्रिश्चियन एरा था, जैसे हमारा हम काउंट करते हैं AD, दैट BC, तो यहाँ हमारे एराज होते हैं, टाइम पीरियड के लिए हम काउंट करते हैं। तो जो एरा है दैट इज द टाइम पीरियड। तो क्रिश्चियन एरा की बात की जा रही है। उस टाइम जो हमारे कंट्रोल करती थी इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन वो थी एक्सेलेसियस and diffused among the people the gospel of the Bible and religious teachings। ये उस चीज़ों को बताया था। These gospels and teachings were no other than a philosophy for maintenance of the existing society। ये जो भी चीज़ें समझाते थे लोगों को, ये लोगों को जो भी बताते थे, ये जो फिलोसफीज थी, फिलोसफीज यानी कि नॉलेज जिनके पास होती है बहुत ज़्यादा, तो वो फिलोसफीज मतलब फिलोसफर्स बोलते हैं हम उनको। तो ये बताते थे कि अगर हमें सोसाइटी को मेंटेन करके चलना है, सोसाइटी में सब लोग एक साथ मिलकर रहे, तो क्या करना होगा, तो हमें इन सबको फॉलो करना होगा। It taught the poor man to be meek and to earn his bread with sweat of his brow, while the priest and the landlords lived in luxury and fought duels of the slightest offense। Now यहाँ पर आता है कि भाई यही बताया जाता था बाय बर्थ आपको अलग अलग डिस्क्रिमिनेट किया गया है। जो लोग गरीब है उनको वैसे ही लाइफ जीनी पड़ेगी, और जो अमीर उनको अपनी रोजी रोटी डेली कमानी पड़ेगी, और जो अमीर है जो ऑलरेडी रिच है वो अपने आप को वैसे ही जिएंगे। नाउ ड्यूरिंग द रेनेसांस एडुकेशन पास्ड मोर फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द प्रीस्ट इनटू द हैंड ऑफ द प्रिंस। जब रेनेसांस पीरियड आया, अब ये पीरियड्स की बात हो रही है ना, जब ये वाला एरा आया, चेंजेस का एरा आया, तो उस टाइम जो प्रीस्ट जो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, क्योंकि वो नॉलेजेबल थे, उनको नॉलेजेबल बोला जाता था, इसलिए वो पावर में थे। ये प्रीस्ट के हाथों से, यानी कि जो पंडित, जैसे कि जो पंडित कह रही हूँ, मतलब जो उस तरीके के लोग होते हैं जो सुपीरियर रिलीजियस होते हैं, जिनको बहुत माना जाता है, उनका उस तरीके से। तो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है दैट इज उनके हाथों से कहा चला गया प्रिंस के हाथों में, यानी कि ये किंगशिप के हैंड्स में पावर जाने लगी। नाउ इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर वर्ड्स, इट बिकम मोर सेक्युलर। और अब क्या हुआ, ये मोर और ज़्यादा सेक्युलर हो गया। अंडर द कंट्रोल ऑफ द मोनार्क, मोनार्की यानी कि किंग, अब कंट्रोल किसके पास हो गया, मोनार्क के। एडुकेशन बिकेम टू डिवाइस एंड प्रीचेस द इनफेलिबिलिटी ऑफ इट्स मास्टर्स द मोनार्क और द किंग। अब यहाँ पर क्या हो गया, सारी की सारी पावर किसके हाथों में आ गई, किंग के हाथों में आ गई। The divine right also invented and supported fantastic theories like divine right theory and that the king can do। इसके बाद नो रॉन्ग एक्सेट्रा, यानी कि उसमें ये थ्योरी आ गई कि भाई किंग के पास डिवाइन राइट है और वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो गलत होता। तो अल्टीमेट पावर किसके पास चली गई, अब किंग के हाथों में चली गई। नाउ it now no longer remained the privilege of the Bacon class but was thrown open to the new rich merchant class of the society। The philosophy which was in the vogue during this period was that of laissez-faire, restricting the functions of the state to mere keeping of laws and order, while on other hand in practice the law of jungle prevailed in the form of free competition and survival of the fittest। यहाँ पर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट करने लगी, लेज़ियस-फेयर का आना हुआ और उसके साथ ये बोला गया कि भाई सर्वाइवल उसी का होगा जो सबसे फिटेस्ट है। तो इस तरीके की थ्योरीज फिलोसफीज बहुत ज़्यादा प्रिवेल करने लग गई। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो देखें, व्हाट डज द थ्योरी डिवाइन राइट ऑफ द किंग स्टिपुलेट। ये जो थ्योरी है डिवाइन राइट ऑफ किंग स्टिपुलेट, वो क्या कह रही है कि भाई जो सारा गवर्न का राइट है वो किसके पास है, किंग के पास है, क्योंकि उसके पास डिवाइन राइट है। उसको जो डिवाइन यानी कि उसको ये राइट थ्रू गॉड मिला है। तो देखें, द किंग आर गॉड, द राइट ऑफ गवर्निंग इज कन्फर्ड अपॉन द राइट किंग बाय गॉड, दे हैव द राइट टू वर्शिप लाइक गॉड्स, that the right of the king are divine and therefore scared। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, who controlled the education during the Renaissance। किसके पास आ गई थी, प्रीस्ट से किसके पास चली गई थी, किंग के पास, प्रिंसेस के पास चली गई थी ना, प्रिंस, क्योंकि फिर उन्होंने सारा पावर उनके पास आ गई थी और एडुकेशन उन्होंने कंट्रोल किया था। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी अगेन, दैट इज द प्रिंस। नाउ What did the ruling class in the Christian era think of the poor। रूलिंग क्लास क्या सोचती थी
पुअर के बारे में कि भाई वो पूरी जिंदगी काम ही करते रहेंगे, है ना, ये सोचती थी ना, दैट ही बिलव टू ऑफ गॉड, ही डिजर्व ऑल सिंपैथी, दैट ही शुड बी स्ट्रॉन्ग, दैट ही इज मेंट फॉर सर्विंग द रिच। वो पूरी जिंदगी गरीब रहेंगे, उनका काम सिर्फ और सिर्फ अमीरों की सर्व करना है, तो अमीरों को सर्व करना है। देन थर्ड का डी, हु कंट्रोल द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा में किसने कंट्रोल किया था, सबको पता है, चर्च और प्रीस्ट ने कंट्रोल किया हुआ था, और वो ही अपने आप को सुपीरियर कहते थे। व्हाट डज द वर्ड इनफेबिलिटी मीन्स, इनफेबिलिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट वेरी मैन इज ओपन टू एरर। सेंसिटिविटी, द वर्च्यू ऑफ नॉट मेकिंग मिस्टेक, यानी कि वर्च्यू ऑफ नॉट मेकिंग मिस्टेक। तो इसलिए यहाँ पर किसको बोला गया है, किंग को बोला गया, उनके पास डिवाइन राइट है। Moving ahead towards the next question. What do you mean by the sweat of his brow? The sweat of his brow. Sweat of his brow यानी कि very hard work, the tiny droplets of sweat on the forehead, wrinkles visible, the sign of innocence. Sweat कब आता है, जब हम बहुत पसीना बहाते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, that is why यहाँ पर जो आपकी टर्म कही जा रही है वो है very hard work, ठीक है। इसके बाद है बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पॉलिसी ऑफ लेजियर फेयर, किसके लिए थी, कि भाई इंडिविजुअल फ्रीडम इन द इकोनॉमीज फील्ड, यही है आपका ए। देन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द राइटर, इसमें से कौन सा राइटर को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर जो राइटर्स थे वो बहुत ज़्यादा अपने बात को लेकर बताना चाह रहे थे, किसको बताना चाह रहे थे, कि पावर ऑफ एजुकेशन क्या है, फिलोसोफर के बारे में। तो वो कंसर्न थे, अनकंसर्न थे, एग्रेसिव थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। अब भाई ये मुझे तो समझ आया नहीं क्या था क्या नहीं था, हमने देखा क्या मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है जो मैं ऑड वन आउट में हटा सकूं। ऑड वन आउट का मतलब कभी कभी ऐसा होता है हमारा एक ऑप्शन पॉजिटिव होता है बाकी के नेगेटिव होते हैं, या एक नेगेटिव होता है बाकी के पॉजिटिव होते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करके करेक्ट आंसर तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 8th में ए इज द करेक्ट वन। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑफ द चॉइस गिवन। गॉस्पेल्स का मतलब क्या होता है, टीचिंग और डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीजियस टीचर्स, चिट चैट, र्यूमर, गाइडेंस। अगेन आप अगर यहाँ पर देखेंगे ऑड वन आउट में चला जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। चूज द करेक्ट सिनोनिम आउट ऑफ 4 चॉइसेस। इन 4 चॉइसेस में से करेक्ट आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम क्या होता है, सेम वर्ड, ठीक है, और एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट। जब किसी वर्ड के हम सेम वर्ड्स सेम मीनिंग बताते हैं तो दैट इज सिनोनिम, और अपोजिट होता है एंटोनिम। तो देखिए वोक का मतलब होता है दैट इज रिलेटिंग टू प्रिवेलिंग फैशन, स्टाइल, दैट इज। आउटडेटेड आपका होता है मैं दिमागी में इसे ही निकल गया वर्ड याद आएगा तो अभी बता दूंगी, ठीक। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। मीनवाइल आप एक बार इसको खुद से पढ़िए। नाउ इंडिया लूजेस, पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कहता है, कौन से नंबर से कौन से नंबर तक के क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के हैं, फोकस करके पढ़ना, क्वेश्चन में से आंसर्स लिखना, प्रॉपर उसके अकॉर्डिंगली टेंस चेंज करना, पैसेजेस में से आंसर्स को आइडेंटिफाई करना। तो ये आप लोगों को तो बहुत सोच समझ के करना होगा अगर आपके पास सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर्स आए। तो देखें, फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बेस्ड ऑन द पैसेज। यहाँ पर आपको पैसेज में जो भी क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। तो देखें, इंडिया लूजेस ग्रेन क्रॉप्स वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज एवरी ईयर। इंडिया जो है वो ग्रेन क्रॉप्स हर साल लूज करती है जो कि करोड़ों रुपए की होती है। रीजन, बिकॉज ऑफ पेस्ट। पेस्ट जो होते हैं जो जिससे कि कीड़े मकोड़ों को मारा जा सके या कुछ, उसकी वजह से, उस रीज़न से, जो कीड़े एक्चुअली जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसकी वजह से।
In fact, the increased food production made possible by modern technology and agricultural research would become more evident if farmers is able to effectively combat means combine the various pests and insects that destroy crops. Now यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये इन पेस्ट की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, अगर फार्मर्स ढंग से इनको अडॉप्ट कर ले, यानी कि मेथड्स टेक्नोलॉजीज़ को, इन मेथड्स को अडॉप्ट कर ले और उनको अपनी फार्म में अपनी क्रॉप्स में ऐड करवा ले, ताकि भाई कौन कौन से ऐसे पेस्ट है या ऐसे इंसेक्ट्स है जो कि किल करते हैं हार्मफुल पेस्ट को, तो उससे और ज़्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ हो सकती है क्रॉप्स की. नाउ while some of the crops are destroyed after harvesting, कुछ क्रॉप्स जो है हार्वेस्टिंग के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है. अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इज डिस्ट्रॉयड इन द फील्ड, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स जो है वो फील्ड में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. True that Indian farmers today is better able to combat these destroyers of grains, for he made available to his better storing facility of the harvested crops and modern chemicals and like insecticides with the which may spray the growing crops in the fields. अब वो कहना चाह रहे हैं जो इंडियन फार्मर्स हैं वो काफ़ी बेटर पोजीशन में है. ये जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं और उनके पास वेयर हाउसेज है जहाँ पर वो अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और अपनी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं. द कॉमन अर्थवॉर्म्स फॉर इंस्टेंस इज अ फ्रेंड ऑफ मैन. ये जो अर्थवॉर्म होते हैं ये इंसान के क्या होते हैं, दोस्त होते हैं. बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ डस्टमैन बाय ब्रेकिंग अप द डेड लीव्स एंड वुड फ्रॉम द प्लांट्स एंड मिक्सेस देम विद द सॉइल, दस मेकिंग द सॉइल रिचर. तो यहाँ पर ये काम बताया जा रहा है, किसका काम बताया जा रहा है, अर्थवॉर्म का, कि किस तरीके से जो अर्थवॉर्म है वो हेल्पफुल होते हैं हमारी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको और ज़्यादा रिच बनाने में. Now, therefore, when a farmer sprays his field with chemicals that kills insect, he destroys his friends with his enemies. इसका मतलब जब भी फार्मर स्प्रे करते हैं क्या अपनी फील्ड पर केमिकल्स को, जो इंसेक्ट्स को मारते हैं, वो अपने दोस्त को मार देते हैं. अब इनफैक्ट अपने दुश्मन को तो मार ही रहे हैं, दोस्त को भी मार रही है. तो हमारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो इस तरीके के होने चाहिए कि भाई जो हेल्पफुल है, जो एक्चुअली में हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको कोई हार्म ना हो. तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे. तो चलो मेरे साथ तुमने अटेम्प्ट करना है. मैं जब तक यहाँ पर क्वेश्चंस को रीड आउट करूंगी, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने कमेंट में आंसर्स दे देने हैं. चीटिंग नहीं करनी, चाहे विजिबल है नहीं है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट इट. A large part of increased food production is lost because of food production का एक बहुत बड़ा पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस हो जाता है. क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, हार्मफुल इंसेक्ट्स की वजह से, लैक ऑफ इरिगेशन, इनएडिक्वेट रेनफॉल, दिस डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द हार्मफुल इंसेक्ट्स, बैड ईटिंग हैबिट्स. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द हार्मफुल इंसेक्ट्स. उसके बाद आता है आपका द फंक्शन ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स इज, फंक्शन क्या है इंसेक्टिसाइड का, टू प्रोटेक्ट द ग्रोइंग क्रॉप, टू नरिश द ग्रोइंग क्रॉप, टू हार्वेस्ट और टू स्टोर. उनका काम होता है टू प्रोटेक्ट करना, बचाना. व्हेन द फार्मर स्प्रे हिज फील्ड विद केमिकल दैट किल्स इंसेक्ट्स, ही स्पॉइल्स हिज ग्रोइंग क्रॉप, ही किल्स गुड एज वेल एज बैड इंसेक्ट्स, he fertilize the soil, he decreases his food productions. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज वो अपने दोस्त को भी मार देते हैं दुश्मन के साथ साथ. द लास्ट वर्ड, सेकेंड लास्ट, द कॉमन अर्थवॉर्म. जो कॉमन अर्थवॉर्म है वो कौन है, इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्रॉप, रिड्यूसेस द ग्रेन टू डस्ट, ब्रेक्स अप लीव्स ऑन द क्रॉप, मेक्स द सॉइल मोर रिच. तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल को और ज़्यादा रिच बनाते हैं, यानी कि और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाते हैं. आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हाट द फार्मर नीड्स इज, हार्वेस्टिंग के बाद फार्मर्स को क्या चाहिए होता है, गुड सप्लाई ऑफ सीड्स, एबिलिटी टू कॉम्बैट वेदर, सेफ प्लेस टू स्टोरेज, प्लेस चाहिए होता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सही से सेव कर सके, अ लॉट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर नो. सो दीज आर द आंसर्स. इन पैसेजेस को बच्चे लोग आप अच्छे से कर लेना. एग्जाम में ये नहीं कहूँगी कि ये आएगा, बट देयर माइट बी पॉसिबिलिटी इसी पैटर्न के ही आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे.
ठीक है। तो भाई हमारे पास बुक में जितने भी अवेलेबल है हमारे को करने के लिए दिए हुए, हमने सब करने, हमने कुछ नहीं छोड़ना, हमने अपनी कोई भी प्रेपरेशन अनटच्ड अनकवर नहीं रखनी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। द सेकेंड सेंचुरी ऑफ द, पहले क्वेश्चन पढ़े, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 1 to 9 बेस्ड ऑन द पैसेज। अब यहाँ पर वी हैव 9 क्वेश्चंस, पैसेज के अकॉर्डिंगली हमें आंसर देना है। तो देखें, इन द सेकेंड सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा, क्रिश्चियन एरा की सेकेंड सेंचुरी में, और अभी कौन सी चल रही है 21st सेंचुरी, कितनी पुरानी बात हो रही है। द एम्पायर ऑफ रोम वॉज मोस्ट फेयर पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो रोम का एम्पायर था वो क्या था, वो सबसे फेयर पार्ट था अर्थ का, and the most civilized portion of mankind. The frontiers of that extensive monarchy were guarded by ancient renown and disciplined valor. The gentle but powerful influence of laws and manners had gradually cemented the union of provinces. यानी कि यहाँ पर जो फ्रंटियर्स थे, जो वहाँ के सोल्जर्स थे, वो सब एक साथ मिलकर रहते थे और जो भी इंस्ट्रक्शंस होती थी उसको प्रॉपरली फॉलो करते थे. Their peaceful inhabitants enjoyed and abused the advantages of wealth and luxury. The image of free constitution was preserved with decent reverence. The Rome Senate appeared to possess the sovereignty of authority and developed on the emperors all the executive power of government. तो यहाँ पर जो सारी सुप्रीम अथॉरिटी गवर्नमेंट की किसके पास हो जाती थी, एम्परर के पास, और वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे वो भी बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय करते थे. During a happy period of more than 80 years, the public administration was conducted by and depended on the virtue and the abilities of Nerva, ट्रेजन, हद्रियन एंड द 2 एंटोनिन्स. तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी ऐसे भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा. तो वहाँ पर अब हुआ क्या कि भाई हैप्पी पीरियड जो था वो 4 years तक रहा और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कंडक्ट की गई और डिपेंडेड हुई वर्चू ताकि एबिलिटीज ऑफ नेर्वा, ट्रेजन, हद्रियन एंड 2 एंटोनिस की ऊपर. नाउ नेक्स्ट वन, जो मेन कॉन्केस्ट था, जो मेन पॉइंट था, प्रॉब्लम थी, वो देखें. द मेन कॉन्केस्ट ऑफ द रोमन्स वर अचीव्ड, मतलब वो सबसे ज्यादा को क्या जीत चुके थे, वो कौन सा किंगशिप जीत चुके थे, वॉज अचीव्ड अंडर द रिपब्लिक. And the emperors for the most part were satisfied with the preserving those dominance which had been acquired by the policy of the Senate and active emulates the consuls and material enthusiasm of the people. Now वहाँ पर वो जो भी things उनके पास थी या जो भी kingdoms उनके पास थे वो they were very much satisfied कि okay ये काफ़ी है उन लोगों के survival के लिए, happiness के लिए. The 1st century were filled with the rapid succession of the triumphs, but it was reserved for Augustus to relinquish the ambitious design of subduing the whole earth and introduce a spirit of moderation into the public councils. यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई जब कौन आए, जब अगस्तस आए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड शुरू हुई, ये सब चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई. Now, inclined to the peace by the temper and situation, it was easy for him to discover that the Rome, in her present exalted situation, had much less hope than the fear from chance of arms, and that in the prosecution of remote wars, the undertaking became every day more difficult, the event more doubtful, and the possessions more precarious and less beneficial. The expression of Augustus added weight to the salutary reflections and effectively convinced him by the prudent vigor of the councils it would be easy to secure every concession which has safety or dignity of Rome might require from the most forbidden barbarians. यहाँ पर जो देखा गया कि चीज़ें जब हाथों से जाने लगी है उनको डिसीजन लेना पड़ सकता है रोम के बेनिफिट के लिए, अदरवाइज रोम के लिए मुश्किल हो जाएगा. तो यही सब यहाँ पर हमके बारे में बताया जा रहा है. Instead of exposing his person and his legions to the arrows of the Parthians, he obtained by an honorable treaty the restitution of the standards and prisoners which had been taken into the defeat of the Crassus. On the death of that emperor, his testament was publicly read in the Senate. He bequeathed as a valuable legacy to his successor the advice of confining red in the of the empire within those limits with nature seemed to have placed at its permanent bulwark and boundaries on the west and the Atlantic Ocean, Rhine on the north. मतलब ये चीज़ें बताई जा रही है कि भाई कौन कौन सी जगहों को कैसे कैसे
देखा जाएगा। तो यहाँ पर इन प्लेसेस के नाम हैं, द फोरेट्स ऑन द ईस्ट, द टुवर्ड्स द साउथ, द सैंडी डेजर्ट और अफ्रीका। तो यहाँ पर ये पढ़कर बताया गया उनकी डेथ के बाद। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द क्वेश्चंस। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द बॉटम टू अप टॉप। बॉटम टू टॉप यानी कि कैसे आपको करना है। He bequeathed as a valuable legacy to his successor. The experience of Augustus added weight to the solitary reflection. The 7 first century were filled with the rapid succession, and their peaceful inhabitant enjoyed and abused the wealth of luxury. तो हमने देखा है, अगर आप देखेंगे तो आपका ये सेम सीक्वेंस है ही, दैट इज ए इज द करेक्ट वन, ए बी सी डी, बॉटम टू अप इट इज। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ लेगियन? लेगियन का मतलब, एंटोनिम क्या होता है? लेगियन मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हो, प्लेंटीफुल हो, तो वी उसका जो मीनिंग होता है वो लेगियन होता है। इसका हमें क्या लगाना है मैं बता देती हूँ। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आप लोगों का अनलिमिटेड। इसका हमें क्या बताना है बच्चे लोग? एंटोनिम। एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड। तो इसका जो आपका अपोजिट वर्ड आ जाएगा वो हो जाएगा लिमिटेड। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिलैंक्विश? रिलैंक्विश का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम यानी कि उसका जो सेम मीनिंग है वो होता है आपका रिनाउंस। बी, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज सेनेट। सेनेट का मतलब होता है जहां पर लोग एक साथ मिलकर बात करते हैं, सभा जिसको हम बोलते हैं। यानी कि इधर आप देखेंगे तो इधर आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असेंबली। आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना होता है, फाइट या नन, तो आपको पता है इसको हमारा असेंबली हो जाएगा। वट इज द होमोफोन ऑफ डिसेंट? होमोफोन और डिसेंट, होमोफोन यानी कि सेम साउंड, होमोफोन्स यानी कि जब सिमिलर साउंड आता है तो हमारा क्या होता है, तो देखेंगे डिसेंट, डिसेंट, तो यहाँ पर स्पेलिंग जरूर अलग हो जाते हैं बट जो साउंड होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि इसमें टोटल हमारे 9 थे और क्वेश्चंस देखते हैं। Which of the following statement given below is not correct? इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। On the death of his emperor, his testament was privately read in the Senate. The principal, क्या वो प्राइवेटली पढ़ी गई थी? वो तो सबके सामने पढ़ी गई थी ना। On the principal conquest of the Romans were achieved under the Republic India. रिपब्लिक इंडिया में किया गया था? नहीं जी, तो ये दोनों गलत है। Instead of those persons and allegiance to the arrow, जी ये तो बिल्कुल ठीक है। तो ए और बी यानी कि डी इज द करेक्ट वन। पैसेज क्या है? पैसेज बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। नैरेटिव होती है जब नरेशंस होती है, डिस्क्रिप्टिव होता है जब उसको बहुत डीपली डिस्क्राइब किया जाता है, इंटरोगेटिव जब उस पर हम क्वेरी करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, एंड लास्ट दैट इज नन। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट, हाईलाइट द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड लग्जरी। लग्जरी वर्ड से आपको एडवर्ब को फाइंड करना है। तो यहाँ पर एडवर्ब क्या होता है? जब भी कोई वर्ड क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, किसके बारे में बताता है? वर्ब की, एडवर्ब की, और इनफैक्ट एडवर्ब खुद की भी बताता है, तो होता है हमारा एडवर्ब। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये वर्ड आएगा लग्जूरियस इज द एडवर्ब। ठीक है, एंड द लास्ट वन, जो पैसेज है वो क्या है? हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, ज्योग्राफी, लॉ या फिजिक्स। ऑब्वियसली ये 2nd सेंचुरी की बात हो रही है, रोमन्स की बात हो रही है, रोम की बात हो रही है, तो ये हमें हिस्ट्री बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यस बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे अपने पैराग्राफ पे, नेक्स्ट पैसेज पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक देखना है। लेट्स रीड आउट, इसको एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The questions in this section is based on the passage. The questions are to be answered in the basis of what is stated or implied in the passage. For some of the questions, more than one of the choices convincingly answer the question. However, you are to choose the best answer. That is the response that most accurately and completely answers the question. आपको हो सकता है 2 क्वेश्चंस ऐसे हो, 2 ऑप्शंस ऐसे हो जो आपको करेक्ट लग रहे हो, बट स्टिल आपको उन 2 में से भी बेस्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे केबीसी देखते हो ना, आपको 50-50 का ऑप्शन आता है। कितनी बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शंस हमारे होते हैं और वही 2 रह जाते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने पहले बता दिया कि भाई हो सकता है, लेकिन आंसर एक ही सही है और आपको उस एक के बेसिस पर करना है। तो देखिए, ऑल्दो
द लीगल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर सुपरफिशियली सिमिलर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चाहे इंग्लैंड और यूएस दोनों का जो लीगल सिस्टम है वो क्या है, वो लीगल सिस्टम यानी कि जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियली सिंपल है। दे डिफर प्रोफाउंडली इन देयर अप्रोचेस, वो बहुत ज़्यादा अप्रोचेस में डिफर करते हैं, यानी कि उनके अलग अलग रीजंस है। एक रीजन दिया गया है सब्सटेंसिव रीजन, जो कि आर मोर कॉमन देन फॉर्मल रीजंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वेयर एज जो दूसरा रीजन है वो बिल्कुल उसका रिवर्स है, इज ट्रू। यहाँ पर जैसे सब्सटेंसिव रीजन होता है कि भाई मना किया गया है किसी भी मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए। अब कुछ लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो लोगों को अफेक्ट कर रहा है, लोग उससे इंप्रेस हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूएस उस चीज़ को लीनियंटली ले लेगा, ठीक है भाई लोगों के लिए। वही जो इंग्लैंड है वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर वहाँ पर आप कुछ भी बनाएंगे चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर लॉ ज़रूर सेम है बट उनको अडॉप्ट करने की जो अप्रोचेज है वो बहुत अलग अलग है। नाउ this distinction reflects a difference in vision of law it prevails in two countries. In England, the law has traditionally been viewed as a system of rules. इंग्लैंड में जो लॉ है वो व्यूज को देखा जाता है, रूल्स पर देखा जाता है, वही स्टेट्स फेवर करता है विजन ऑफ लॉ, जो कि एक्सप्रेशन है कम्युनिटी सेंस, राइट्स एंड जस्टिस। ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये जो सब्सटेंसिव रीजन है एज अप्लाइड आर बेस्ड ऑन मोरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंसिडरेशन। ये वाले जो है ये इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर करते हुए चलता है। वही दीज रीजंस आर फाउंड बोथ इन द लॉ एंड आउटसाइड द लॉ। ये रीजंस दोनों जगह देखे जाते हैं, लॉ में भी और बाहर भी। सो टू स्पीक, तो सब्सटेंसिव रीजन इन्फॉर्म द कंटेंट ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशंस, स्टैट्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्डिक्ट्स एंड द लाइक। Consider, for example, a statute providing a purpose were explicitly written into the statute. Statute यानी कि जो law में लिखा जाता है was to ensure quiet and safety in the park. Now suppose that a veterans group of mounts a World War II jeep in a running order but without a battery as a war memorial on the concrete slab in the park. अब हुआ क्या, एक ऐसी चीज़ बना दी गई स्लैब पर जो कि वॉर से रिलेटेड थी। Now एंड चार्जेस आर ब्रॉट अगेंस्ट इट्स मेंबर्स, भाई और मेंबर्स के अगेंस्ट चार्जेस लगा दिए गई, भाई आपने वो जगह रिस्ट्रिक्टेड थे, आपने वहाँ पर क्यों बना दिया। जो मोस्ट जजेस होंगे यूनाइटेड स्टेट्स में वो फाउंड करेंगे डिफेंडेंट्स नॉट गिल्टी बिकॉज व्हाट दे डिड हैड नो एडवर्स इफेक्ट इन द पार्क, क्वाइट एंड सेफ्टी। तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट होता है दो होते हैं, एक होता है जो केस फाइल करता है एप्लीकेंट, और दूसरा जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है वो होता है डिफेंडेंट। तो ऐसे केसेस में जजेस ने देखा है जो डिफेंडेंट होता है वो अपने आप को गिल्टी फाइंड ही नहीं करता है, कहता मैंने कोई गलत क्या किया है, मैंने तो इन लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारी कंट्रीज के लिए सेक्रीफाइस किया, इनके लिए तो हमने बनाया, तो अपनी जगह देखा जाए तो वो भी ठीक है। नाउ और जो फॉर्मल रीजन वो आपको सब्सटेंसिव रीजन आ गया। फिर आपका आ रहा है फॉर्मल रीजन। Formal reasons are different in that they frequently prevent substantive reason from coming into play, even when substantive reasons are explicitly incorporated into the law at hand. For example, when a document fails to comply in a stipulated requirement, the court may render the document legally ineffective. A will requiring the written witness may be declared null and void. Therefore, an enforceable formal reason that requirement was not observed. Once the legal rule that a will is invalid for lack of proper witnessing has been clearly established and legality of the rule is not in question, application for that rule precludes from the consideration substantive argument in favor of the will's validity or enforce. यहाँ पर आया जा रहा है कि भाई जैसे जो फॉर्मल रीज़न होता है वो यही है कि भाई अगर विल बना दी गई है और विल के दिन लोगों के सामने बनाई गई थी, विटनेस नहीं है, कुछ नहीं है, और अगर एक बार केस पे जो डिक्लेरेशन आ जाए तो उसी को ही फुल एंड फाइनल माना जाता है। नाउ अब आते हैं लीगल स्कॉलर्स। लीगल यानी कि लॉ से रिलेटेड, और स्कॉलर्स वो होते हैं जो बहुत रिसर्च करते हैं, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत वाइज लोग होते हैं। तो जो लीगल स्कॉलर्स हैं इंग्लैंड के और यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने क्या कहा है, हैव लॉन्ग बेम्यूज्ड देमसेल्फ विद द एक्सट्रीम एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव रीजनिंग। On the one hand, formal reasoning in England has led to wooden interpretations of statutes and unwillingness to develop common law through judicial activism. On the other hand, freewheeling substantive reasoning in the United States has resulted in the statutory interpretations so liberal
दैट द टेक्स्ट ऑफ सम स्टैट्यूट्स हैव बीन इग्नोर्ड। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से स्टैट्यूट्स को कहाँ पर कहीं कोई ऐसी जगह है वहाँ पर जो स्टैट्यूट्स को फॉलो किया जाता है, लॉ को फॉलो किया जाता है, वही दूसरी जगह ऐसी है जहाँ पर उनको इग्नोर भी किया जाता है। नाउ तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द पैसेज एज अ होल। इसमें से पूरे पैसेज का कंटेंट क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एनालिसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लीगल सिस्टम, इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है बिटवीन टाइप्स ऑफ रीजंस एम्बॉडीड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंग्लिश लीगल सिस्टम। सी इज द करेक्ट वन। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? It can be inferred from the passage that English judges would like to find veterans group discussed in the second paragraph guilty of violating the statutes, because यहाँ पर आता है, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट एक्चुअली दिए ही रखा है तो इसी को ही देख लेते हैं हम। The veterans fail to comply with the stipulated requirement of the statutes, इस रीजन की वजह से उसको फॉलो किया जाता है। Moving ahead to the third one. From the discussion on the wills in the third paragraph, it can be inferred that the substantive argument as the validity of a will might be considered under one of the following circumstances. वो क्या है? वो ये है कि भाई the judges rules that the law can be interpreted to allow for a verbal witness to a will in a case involving medical emergency. तो D is the correct answer. Next question. Which of the following best describes the functions of the last paragraph of the passage? यहाँ पर बताया क्या जा रहा था लास्ट पैराग्राफ में कि भाई दो रीजंस है, लीगल और वो वाले, तो आपको इस पे बताया। तो देखिए, इट प्रेजेंट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ लीगल रीजंस डिस्कस्ड बाय द ऑथर। ए इज द करेक्ट वन। आगे भी देख लेते, शोज लीगल स्कॉलर्स कैन इनकरेक्टली एक्सट्रीम एग्जाम्पल। जी नहीं। It incorrects inaccuracy legal scholars view of the nature. It suggests how characteristics of the two types of legal. The correct answer option number is A. Now the author of the passage suggests that is in England, law is a substantive interpretation of a legal rule might be warranted under the one of the following circumstances. तो देखिए, the legality of the rule is in question and enforcement is open to judicial interpretation. यानी कि यहाँ पर legality किस पर डिपेंडेंट है? judicial interpretation पर डिपेंडेंट है। Moving ahead, the last one. The author of the passage makes use of all the following in the presenting the discussion of the English and United States legal systems. तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बता रहा है, सब्सटेंसिव बता रहा है, फॉर्मल बता रहा है, तो हर तरीके की इंफॉर्मेशन राइटर हमें यहाँ पर दे रहे हैं। अब इसी के साथ हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कॉन्सेप्ट, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन हम वो कर लेते हैं जो हमारी मॉड्यूल में गिवन है, जो हमें एक सैंपल गिवन है, वो जो अनसॉल्व सैंपल है हमारा, एक बार उसको हम कवर कर लेते हैं ताकि आपका कोई भी पैसेज छूट ना जाए, रह ना जाए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, देखिए कहां पर है, ये रहा। तो इस पैसेज में हमें कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक बार देख भी लेते हैं। टोटल 8 + 8 के आसपास है। चलो देखते हैं कितने हैं। तो एक बार पैसेज को थॉरोली पढ़ते हैं, फिर इसको अटेम्प्ट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, दिख रहा है, तो टॉपिक हमारा ग्लोबल वार्मिंग ही होगा। ग्लोबल वार्मिंग किसको होते बहते भाई? जो आसपास अर्थ हमारी बहुत ज़्यादा हीटअप होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें जो ग्रेजुअल लगातार इंक्रीज होता जा रहा है वो हमारा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। किसकी वजह से? ये हम लोग ही तो है। आज की डेट में आप देखेंगे बिना एसी के तो हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, और बाहर निकलेंगे इतनी हीट जो एसी की जो बाहर हीट जा रही है, कहाँ जा रही है? एनवायरनमेंट में ही तो जा रही है।
उसके अलावा फॉरेस्ट को काट रहे हैं, सॉइल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ये कहाँ, ये ह्यूमन डिस्ट्रक्शन की तरफ हम खुद ही बढ़ते जा रहे हैं। और इसका लाइव एग्जाम्पल एंटार्क्टिका ही है। नाउ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इनको जलाते हैं तो ये एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लेकर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं एटमॉस्फेयर में। ये जो गैस है, दिस गैस ट्रैप्स हीट फ्रॉम द सन creating the greenhouse effect. As a result, the planet becomes warmer than before. इससे क्या पता चल रहा है भाई, हीट डेवलप हो रही है और ग्रीन हाउस इफेक्ट डेवलप हो रहा है। इस वजह से एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, और ज़्यादा वार्म होता जा रहा है। नाउ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर विजिबल अक्रॉस द वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो पूरी दुनिया में विजिबल है। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं बहुत फास्टर रेट पे, लीडिंग टू राइज सी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, दैट थ्रेटन कोस्टल सिटीज़ को बहुत ज़्यादा थ्रेट होता जा रहा है जो नदी के पास है, वहाँ पर कोस्टल एरियाज है। मैनी रीजन्स आर एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सच एज इंटेंस हीट वेव्स, हैवी रेनफॉल, ड्राउट और फॉरेस्ट फायर। मतलब जहाँ बारिश हो रही है तो वहाँ इतनी हो रही है पूछो मत। अगर आप अपने आप देखेंगे फॉरेस्ट में आग लगती है तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट तबाह हो जाते हैं, फॉलोड बाय एक्सेसिव हीट वेव्स आ रही है। तो ये सब चीज़ें ही हैं। नाउ these changes affect not only human life but also plants and animals, disturbing balance of nature. To reduce global warming, countries and individuals must work together using renewable energy resources like solar and wind. अगर इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है या कम करना है तो यहाँ पर ह्यूमंस को एक साथ मिलकर काम करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा, जैसे कि सोलर है, विंड पावर है, ताकि हम फॉसिल फ्यूल पर कम से कम डिपेंडेंट हो। क्योंकि फॉसिल फ्यूल कार्बन जब बर्न होती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रीज को प्लांट करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करना होगा, पोल्यूशन को रिड्यूस करना होगा, इको फ्रेंडली हैबिट्स को प्रमोट करना होगा। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आएंगी। इफ टाइमली एक्शन इज टेकन, अगर एक्शन टाइमली ले लिया जाएगा, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड। ग्लोबल वार्मिंग के जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। एंश्योरिंग अ सेफर प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, और हमें इंश्योर करना होगा कि हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस है उनके लिए एक सेफर प्लैनेट है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पे। ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड बाय, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसकी वजह से होती है, ग्रोइंग मोर फॉरेस्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, या रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो आपका करेक्ट आंसर कमेंट में जरूर लिखना क्या है, दैट इज फर्स्ट का बी, ह्यूमन एक्टिविटीज। इसके बाद है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन। कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है हीट को ट्रैप करने के लिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, दैट इज CO2। मेल्टिंग ग्लेशियर्स किसकी तरफ बढ़ रही है, सी लेवल डिक्रीज हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, स्नोफॉल बढ़ रही है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है भाई, अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो सी लेवल डिक्रीज हो रहा है या फिर सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। जरा देखें क्या दिया था पैसेज में, यहां पर स्टार्टिंग में ही ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अब जब ग्लेशियर्स यानी कि जो आपके आइस के जो माउंटेन्स है वो मेल्ट हो रही है, अब वो मेल्ट होगी तो पानी आएगा, अल्टीमेटली दैट वाटर कहाँ जाएगा, वो सी लेवल में आएगा। तो जो लेवल है उसको क्या बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। बढ़ा था तो देखिए, ग्लेशियर मेल्टिंग फास्टर लीडिंग टू राइज इन सी लेवल्स। ठीक है, तो क्या आ गया आप लोगों का, राइज इन सी लेवल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज़ करके, ट्रीज को काट कर, सोलर और विंड एनर्जी को यूज़ करके, या फिर इंक्रीज करके इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, दैट इज सोलर और विंड एनर्जी को हम यूज़ करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। नाउ आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन को। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग किसको बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग रेफर किया जाता है जो कि क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है अर्थ के टेम्परेचर पे। तो देखिए क्या है आप लोगों का यहाँ पर, रेफर्स ग्रेजुअल, दिस ये जो है ये तो हमारा हो गया वर्ब,
ग्रेजुअल हो गया हम लोगों का एडवर्ब, इंक्रीज हमारा हो जाएगा नाउन, और इन हमारा हो जाएगा प्रेपोजिशन। तो हमारे को पूछा गया नाउन बताना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, हो सकता है पेपर में कुछ और भी पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज। एडजेक्टिव बताना है, मेल्टिंग ये मेरा वर्ब है। फास्टर, एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्वालिटी बताता है, जो बताता है किसी चीज के नाउन के बारे में, तो फास्टर, तो बी इज द करेक्ट वन। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर करेक्ट फॉर्म बतानी है, ग्लेशियर्स। मेल्ट एट अ फास्टर रेट, मेल्ट्स एट अ फास्टर रेट, मेल्टिंग एट अ फास्टर रेट, मेल्टेड एट अ फास्टर रेट। तो यहां पर क्या है? यहां पर आपका क्या होगा? जल्दी से बताओ, सेवंथ का आंसर। मैं वेट करूंगी, पहले आपके कमेंट में देखूंगी, जल्दी से सोचो। ग्लेशियर्स क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगेगा, जल्दी बताओ, बी क्विक। क्या होगा आपका यहाँ पे? सॉरी, थोड़ा गले में हो रहा था। यस, ग्लेशियर बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बोल के गई थी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो क्या होगा? हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है सब्जेक्ट के साथ? हमारी बेस फॉर्म लगती है, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्लेशियर्स बेस फॉर्म जो होगी आपकी मेल्ट, द ग्लेशियर्स मेल्ट एट द फास्टर रेट। इसके बाद है नेक्स्ट, पिक द करेक्ट प्रेपोजिशन बतानी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, कहाँ पर रिलीज होती है? एटमॉस्फेयर के अंदर ही आती है, तो क्या आ जाएगा? इनटू। ऑन होता है ऊपर, फ्रॉम होता है उससे, एट उस पर्टिकुलर जगह, और उसके अंदर होती है, तो इनटू इज द करेक्ट वन। 8 क्वेश्चन ही थे, यस 8 क्वेश्चन ही थे। एंड यस, इसी के साथ बच्चे लोग हमारा कंप्लीट होता है आज का डे 2, जिसमें हमने क्या किया? कंप्लीट अपने बुक के जितने भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अलोंग विद जो हमें एक सैंपल दिया हुआ है क्वेश्चंस का, उसको भी हमने किया। कल की क्लास में अब हम करेंगे वोकैब्युलरी, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, इसके अलावा आपके ईडियम्स जो भी आपकी बुक के है, वो सब के सब कोशिश करेंगे उसको हम कवर करें, और जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली उनको। और आज का एक बार अपने आप से भी खुद से करके देख लेना। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, अब मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशंस। बाय।